नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन 4 खबरों से जिन पर विस्तार से होगी बात। पहली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर जमकर हाथापाई और हंगामा हुआ। बीजेपी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 370 का सपना ना ही देखे, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की वापसी के लिए लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी बड़ी खबर में बात राहुल गांधी की होगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर 50% से ज्यादा आरक्षण देने की बात कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 50% से ज्यादा आरक्षण की मांग को खारिज कर चुका है। ऐसे में राहुल गांधी के बयान के सियासी मायने क्या है, ये आपको बताइए। तीसरी बड़ी खबर में बात महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम की होगी, जहां एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देंगे। राज ठाकरे के इस बयान में कितना दम है, इसको भी परखेंगे। और साथ ही बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की टीम इंडिया की। जी हां, ट्रंप सरकार में वो कौन से भारतीय चेहरे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की बात की। और सबसे पहले बात उस प्रदेश की जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो वहां की हर हरकत पर लगातार नजर रखता है। और आज जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की मांग के नाम पर विधानसभा के भीतर जो हुआ, उसे देखकर हर कोई शर्मसार रह गया। इस हंगामे के हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल जो सदन में हुए हंगामे के बाद हर भारतीय के जहन में उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक हित देश के हित से बड़ा हो सकता है? राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, क्या उसका राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना सही है? सवाल यह भी है कि सदन के भीतर कहने बोलने की जो आजादी संविधान की तरफ से दी गई है, कहीं उसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? इन सवालों के जवाब तक भी पहुंचेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिर हुआ क्या। सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के विधायक हाथापाई करने पर उतर आए। न सदन की गरिमा का ख्याल रखा, ना ही ओहदे का और ना ही उस जनता का जो इन्हें बड़ी उम्मीद से चुनकर सदन में भेजती है। जम्मू कश्मीर के विधायक सब कुछ भूलकर खींचतान धक्का मुक्की करते नजर आए। इसी बीच मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को खींचकर सदन से बाहर कर दिया। इसकी शुरुआत लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख से हुई, जो पोस्टर लहराकर अनुच्छेद 370 की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने उनका विरोध किया तो बवाल मच गया। इस धक्का मुक्की के बीच सदन में सत्ता पक्ष यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से लगातार कमेंट्स पास किए जाते रहे। हमारे साथी बहुत परेशान हैं। ये अंदर से खुश है कि हम इनकी भाषा बोल रहे हैं, इनके दिल की और मन की बात हम लोग कर रहे हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, अपने किसी लीडर के सामने बोले भारत माता की। इनको जम्मू का आवाम, सांबा का आवाम, रियासी उधमपुर का आवाम कभी माफ नहीं करेगा। लोगों का भारत माता की, भारत माता की। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहीं मौजूद थे, लेकिन वो अपनी सीट पर बैठकर सब कुछ चुपचाप देखते रहे। माहौल शांत कराने के लिए अपनी तरफ से उनकी ओर से कोई कोशिश नहीं की गई। उमर ऐसे खामोश थे मानो हंगामे पर उनकी मौन सहमति हो। जब से हमने 370 का रेजोल्यूशन पास किया, उससे बीजेपी बुखला गए हैं कि पास कोई एजेंडा है नहीं। दे जस्ट वांट टू डिस्टर्ब द हाउस टाइम एंड अगेन। आज हमारे पास 5 ऐसे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो इंजर्ड हुए, अभी भी एक हमारे ऑनरेबल एमएलए अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। यही चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जो हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी
सिर्फ वायलेंस में ये यकीन करते हैं। क्या होगा, जख्मी हो गए ना, कोई देश के लिए थोड़े जख्मी हुए हैं, इसलिए इनकी जख्मों को छोड़िए। लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयर पे खड़ा स्पीकर साहब बैठे हैं, वो टेबल पे खड़े हैं, इन्होंने टेबल तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, बदतमीजी की। तरीके से उन्होंने इस हाउस की सालमियत को, इस हाउस की मर्यादा को तार तार किया है, भंग किया है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। एक मछली मार्केट उनकी वजह से बन चुका है। भाजपा वाले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग करके आए हैं। क्या बीमारी है इनको? हम कहते हैं हमारा राज्य वापस दो। कोई देश विरोधी बात नहीं है, इसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। संविधान में इसकी गुंजाइश है। अब इन्होंने तो दिखाना है दिल्ली को कुछ कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम बेकार तो नहीं बैठे, तनख्वाह तो हासिल करनी है। बाकी इनको कोई पसंद नहीं करता। इनका ये है कि धर्म के नाम पे वोट लो और राजनीति करो। उमर अब्दुल्ला सदन में तो चुप्पी साधे बैठे रहे, लेकिन जैसे ही वो गांदरबल की एक पब्लिक मीटिंग में माइक के सामने पहुंचे, उनके अंदर का नेता जाग पड़ा और 370 पर चुप्पी तोड़ते हुए केंद्र सरकार के फैसले को उन्होंने असंवैधानिक बता दिया। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए। असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। आपको बता दें कि 6 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इससे जुड़ा प्रस्ताव पास कराया और 7 नवंबर यानी आज पीडीपी ने विधानसभा में इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया। लेकिन इन दोनों के प्रस्ताव में बड़ा अंतर है। पीडीपी ने जो प्रस्ताव पेश किया उसमें सीधे सीधे अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने की मांग की गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो प्रस्ताव पास करवाया उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने की बात कही गई है और इसी को मुद्दा बनाकर पीडीपी अब्दुल्ला सरकार को घेरने में जुट गई है। इस बीच कश्मीर की लड़ाई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर पड़े और 370 की वापसी के प्रस्ताव को देश को आतंकवाद में झोंकने की कोशिश बता डाला। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। अब हम आपको उमर अब्दुल्ला का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के तुरंत बाद दिया था। उमर ने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का मुद्दा अपनी सरकार के एजेंडे से बाहर होने के संकेत तभी दे दिए थे। The first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir. It is the Honorable Prime Minister, the Honorable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood, and that is what we hope will be done. सुना आपने, उमर अब्दुल्ला ने एक बार भी 370 का जिक्र नहीं किया, जबकि पहले वो लगातार इसकी बात किया करते थे। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ दिखावे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला परिवार जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ऐसे 1000 प्रस्ताव भी पास करवा ले, तब भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकते। बीजेपी के इस दावे में दम भी दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच मुहर लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति थी। अदालत ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है, लिहाजा अब अगर जम्मू कश्मीर में 370 दोबारा लागू करना हो तो इसके लिए केंद्र सरकार को फिर से कानून बनाना होगा। राजनीतिक कारणों से यह काम अब करीब करीब असंभव है, इसलिए 370 बहाली के नाम पर जो जंग छेड़ी जा रही है उससे पॉलिटिकल मैसेजिंग तो हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस महज दिखावे के लिए स्टेटहुड का मुद्दा उठा रही है? क्या पीडीपी अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल करने के लिए 370 के मुद्दे को हवा दे रही है? क्या दूसरे कश्मीरी दल 370 के बहाने फिर से माहौल गरमाने की कोशिश में जुट गए हैं?
नेताओं को तो मुद्दे चाहिए जिनके जरिए वो अपनी राजनीति चमकाते रहे, और जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए अनुच्छेद 370 एक ऐसा ही मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, ये भी सुन लेते हैं। एक आम कश्मीरी के नाते मैं ये कहूंगा कि ये रेजोल्यूशन जो है पास होनी चाहिए और इसको पार्लियामेंट में भी पास होना चाहिए, और ये जो है रेस्टोरेशन होनी चाहिए आर्टिकल 370 की। 370 सिर्फ एक सियासी एजेंडा है, 370 सिर्फ सियासी मोहरा है। इसका आवाम की उमंगों के साथ और उनके जो मसाइल है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की है वो हम सब लोगों की है। जो 2019 में उससे पहले हमारा स्टेटस था, जो बीजेपी हुकूमत है उनको वो वापस करना ही करना है। जिस 370 की बात आज विधानसभा में कह रहे हैं कि हमें ज़मीनी राइट्स दिए जाएं और नौकरियों के राइट्स दिए जाएं, तो मुझे लगता है उसके लिए कोई और रास्ते भी निकल सकते हैं, 370 नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा जम्मू कश्मीर की कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां 370 बहाली की मांग कर रही हैं। इनमें टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी, अब्दुल गनी वकील की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और खालिदा बेगम की अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल हैं। ये पार्टियां देश और विदेश के तमाम मंचों से लगातार 370 का मुद्दा उठाती रही हैं, लेकिन कांग्रेस का रुख सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 370 का जिक्र नहीं था, लेकिन उसने चुनाव उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में लड़ा जो 370 को बहाल करने की मांग करती रही है। 370 के मुद्दे पर कांग्रेस की यह दुविधा यूं ही नहीं है, इसका इतिहास कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। 1949 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेषाधिकार की मांग को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की रजामंदी थी। 27 मई 1949 को उस प्रस्ताव को अस्थायी तौर पर भारतीय संविधान का हिस्सा बना दिया गया, और इसी के साथ अक्टूबर 1949 से जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बन गया जिसका दर्जा बाकी राज्यों से अलग था। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर को विदेश, रक्षा, वित्त और संचार को छोड़कर अपने नियम खुद तय करने का हक मिल गया। अगर संसद को जम्मू कश्मीर के लिए कोई कानून लाना होता तो उसे वहां की सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। बाहर के लोगों के लिए वहां संपत्ति खरीदने पर रोक थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था और संविधान भी अलग था। लेकिन जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के खिलाफ खड़ी थी। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके खिलाफ एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान और एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। उनकी मौत भी जम्मू कश्मीर में तब हुई थी जब वो वहां अनुच्छेद 370 का विरोध करने गए थे। लिहाजा 370 को खत्म करना बीजेपी के लिए शुरू से ही बड़ा मुद्दा था, और जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ केंद्र की सत्ता में लौटे तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया। 370 अब उस इतिहास का हिस्सा बन चुका है जिसका न वर्तमान है और न भविष्य। राजनीतिक इस्तेमाल के लिए समय समय पर भले ही इसका जिक्र होता रहे, लेकिन उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। अब बात करेंगे राहुल गांधी की, आरक्षण की सीमा की। एक बार फिर राहुल गांधी ने आरक्षण की तय 50% की लक्ष्मण रेखा को लांघने की बात कही है। राहुल ने यह बयान महाराष्ट्र के नागपुर में दिया, जो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक से सटा हुआ। इसी जगह पर उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन किया। इस जगह को चुनने के पीछे के मायने भी है, लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनना चाहिए। मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, वैसे ही जाति जनगणना होगा, और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी बीते कुछ ही दिनों में आरक्षण की तय सीमा की दीवार गिराने की बात कई बार कह चुके हैं, और इस बार मैदान चुना महाराष्ट्र का, जहां चंद दिनों बाद राज्य की सत्ता का संग्राम होने वाला है। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर कैप लगाया है, इसको हम
हटा देंगे। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी बार बार 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? चुनाव में भला राहुल को इससे क्या फायदा मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि अभी हमारा संविधान क्या कहता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि देश में अधिकतम 50% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यही बात 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी और इसके बाद 27 अप्रैल 2008 को भी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में अधिकतम 50% के कैप को सही माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 50% आरक्षण को उचित और तर्कपूर्ण बताया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि सामाजिक न्याय और मेरिट में संतुलन जरूरी है और मेरिट यानी क्षमता को दरकिनार कर सिर्फ संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देश में 50% आरक्षण देना सही है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी आरक्षण के बने बनाए ताने बाने को तोड़ने की बात क्यों करते हैं और क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो सबसे पहले समझिए कि आखिर राहुल गांधी आरक्षण की तय सीमा की दीवार क्यों गिराना चाहते हैं। आप अगर याद करें तो जातिगत जनगणना और आरक्षण वाले मसले को राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान खूब भुनाया था। लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। इससे बीजेपी को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ था। लिहाजा अब उसी ब्रह्मास्त्र से राहुल गांधी एक बार फिर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ी संजीवनी की उम्मीद लगा रहे हैं। कैसे? उसके पीछे है लोकसभा चुनाव के आंकड़े। वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। असल में 2019 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो वोट बीजेपी को मिले थे, उनका एक बड़ा हिस्सा 2024 में इन दोनों ही राज्यों में उससे छिटक गया। इसलिए राहुल गांधी को उम्मीद है कि लोकसभा वाली कहानी वो विधानसभा चुनाव में भी दोहरा सकते हैं। इस पर एक्सपर्ट की राय आपको सुननी चाहिए। राहुल गांधी अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो ओबीसी, एससी और एसटी के पक्षधर है, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं। अगर इन चारों लोगों को हम जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा भारी नंबर बैठता है, जो किसी भी राजनेता के लिए उसको अगर समर्थन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका है जिसे चुनाव में जाने में काफी आसानी उन्हें होगी। राहुल की इस उम्मीद में थोड़ा दम भी है, जिसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। यूपी में 2024 और 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो 2024 में बीजेपी को 6% कम यादव वोट मिले, जबकि कांग्रेस और एसपी गठबंधन को इसका फायदा हुआ। कुर्मी कोयरी वोट में भी बीजेपी को नुकसान हुआ। इसी तरह से यादवों से अलग ओबीसी वर्ग ने भी बीजेपी से दूरी बनाई। हालांकि बीजेपी के जाटव वोट बढ़े, लेकिन नॉन जाटव वोट में एसपी और कांग्रेस ने तगड़ी सेंध लगाने का काम किया। इसका सीधा असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। आरक्षण, जातिगत जनगणना और संविधान बचाओ जैसे मुद्दों के सहारे ही यूपी में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीती, जबकि 6 सीटों पर उसने कड़ी टक्कर दी। जाहिर है, जाति और आरक्षण के इस टॉनिक ने कांग्रेस की सियासी सेहत पहले से दुरुस्त की है। ऐसे में राहुल गांधी उसी टॉनिक के सहारे महाराष्ट्र में बिगड़ रही कांग्रेसी सेहत को दुरुस्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी ये जो कुछ भी बयान दिया, उसे वो कैसे करेंगे उसे भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में दलित आबादी लगभग 12% है। ओबीसी की बात करें तो लगभग 38% है। 9% आदिवासी है तो लगभग 28% मराठा। इन सभी को आरक्षण से बड़ी उम्मीद रही है या फिर इससे फायदा मिल रहा है। अब मराठा वहां अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यही वो जगह जहां राहुल गांधी का बयान जबरदस्त असर दिखा सकता है। संविधान और आरक्षण की ही बात करके इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र लोकसभा में एनडीए को बड़ा झटका दिया था। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है कि राहुल गांधी जिस तरह के सपने आरक्षण को लेकर दिखा रहे हैं, क्या वो संभव है? क्या 50% आरक्षण के दायरे को गिराया जा सकता है? इस पर आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए।
देश में आरक्षण का ताना बाना कुछ इस तरह का है। आरक्षण की मौजूदा स्थिति: SC 15%, ST 7.5%, OBC 27%, EWS 10%। इससे इतर 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी 10% आरक्षण के दायरे में डाल दिया। यानी भारत में अभी कुल मिलाकर 60% आरक्षण दिया जा रहा है। राहुल गांधी 50% के आरक्षण वाली दीवार गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जमीन पर फिलहाल होता दिखता नहीं। तो उसकी वजह है पहले आरक्षण पर किए गए इसी तरह के संशोधनों का ध्वस्त हो जाना। राजस्थान में 1999 से 2000 में ओबीसी में जाट आरक्षण दिया गया। दिसंबर 2013 से गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, MP, राजस्थान, यूपी समेत कुल 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कोटे के आरक्षण को रद्द किया और फिर हाई कोर्ट ने भी राजस्थान में अतिरिक्त कोटा रद्द कर दिया। इसी तरह हरियाणा में 2014 में जाटों और अन्य 4 जातियों को 10% विशेष पिछड़ा वर्ग के कोटे के तहत शामिल किया गया था, लेकिन 2015 में वहां भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने विशेष पिछड़ा वर्ग कोटा रद्द कर दिया। अब बात महाराष्ट्र की। वहां 29 नवंबर 2018 को मराठा आरक्षण बिल पास किया गया था, लेकिन आरक्षण का विरोध करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नतीजा 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया। दलील दी कि ये पहले बनाई गई 50% आरक्षण सीमा से ज्यादा है। उसके बाद मराठा आंदोलन के बड़े नेता मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल से लेकर बड़े प्रदर्शन किए, लेकिन राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने अब तक दोबारा आरक्षण बहाली को हवा नहीं दी। यानी मराठा आरक्षण लागू नहीं हो पाया। तो सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी किस आधार पर 50% के दायरे को गिराने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये भी जान लीजिए। देखिए, ऐसे कई सारे उदाहरण स्टेट्स को लेकर तो है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट ने उस कैप को तोड़ दिया है, लेकिन सेंटर को लेकर वैसा उदाहरण नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कि पहले इंडिया अलायंस को या राहुल गांधी को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी, और लेकिन इसके संविधान में क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इसके अलग मायने हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से फिलहाल राहुल गांधी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से इन 3 समुदायों का वोट अगर मुझे मिल जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की वापसी और रिवाइवल हो सकता है। अब महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी खबर। यह खबर भी चुनाव से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले वहां लाउड स्पीकर की एंट्री हो गई है। लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और ये बयान दिया है राज ठाकरे ने। हालांकि राज ठाकरे लाउड स्पीकर को लेकर पहले भी बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनका बयान राजनीतिक गलियारों की तपिश बढ़ा सकता है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव है और लाउड स्पीकर भी बड़ा दांव है। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में इस सियासी पैर पैतरे की आजमाइश की है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने। हमेशा की तरह राज ठाकरे ने एक बार फिर धधकता हुआ बयान दिया। ऐलान कर दिया कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी तो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। बंद झाले होते। उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेला, आणि मी सांगितलं होतं की जर समजा हे भोंगे बंद नाही झाले, माझा महाराष्ट्र सैनिक तिकडे जाऊन हनुमान चालीसा म्हणेल त्या मस्जिदीच्या समोर। राज ठाकरे को पता है कि उनके पास महाराष्ट्र की सियासत में अपना इकबाल बुलंद करने के लिए धर्म को बारूद बनाकर वार करने से बड़ा कोई हथियार नहीं है, और इसलिए उन्होंने अपने सियासी बेड़े से लाउड स्पीकर वाला जलता धधकता बयान निकाला और उछाल दिया महाराष्ट्र के सियासी समर में। राज ठाकरे महाराष्ट्र के अमरावती में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान राज ठाकरे ने हिंदुओं के बिखरे होने पर मस्जिदों से महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा की बात छेड़ दी। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस मुंबई में 36 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और खुले तौर पर महायुति का समर्थन कर रही है। ऐसे में वो भी महायुति की पिच पर आकर धर्म वाली गेंद फेंकने में जुट गई है।
ये वो गेंद है जो अगर सही बैठी तो विपक्ष का विकेट गिरने में देर नहीं लगेगी। आपने राज ठाकरे का लाउड स्पीकर को लेकर दिया गया बयान सुना। इस बयान से एक बड़ा सवाल उठा है कि क्या राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की राजनीति को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो लाउड स्पीकर जैसे बयान देकर विरासत की जंग जीतना चाहते हैं? तो उसके पीछे है बाला साहेब ठाकरे का लाउड स्पीकर को लेकर दिया गया एक बयान। वो बयान आपको सुनवाते हैं। माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। सुना आपने, किरदार दो लेकिन स्टेज भी वही, स्क्रिप्ट भी वही, सेम टू सेम। दोनों ने लाउड स्पीकर से सत्ता का स्वाद चखने की हुंकार भरी। महाराष्ट्र में पहले भी धर्म के नाम पर आंधी चल चुकी है। हालांकि बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे के कद, हद और पद में बड़ा अंतर है। दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस बयान का कोई असर हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर 2022 में भी बड़ा घमासान हुआ था, जब यूपी की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज पर उठे घमासान के बाद मई 2022 में अलग अलग धार्मिक स्थलों के 54,000 लाउड स्पीकर उतार दिए गए थे। वहीं 60,295 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में 2400 मंदिरों में से केवल 24 मंदिरों को ही लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई, जबकि महाराष्ट्र की 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को लाउड स्पीकर की मंजूरी दी गई थी। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ ने भी लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें किसी भी तरह के उल्लंघन पर चेतावनी दी गई थी। किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर द्वारा कहीं भी किसी भी धर्मस्थल से आवाज उसके परमिसेस के बाहर निकले, थानाध्यक्ष को, सर्किल के डिप्टी एसपी को, वहां के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेह बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान का बड़ा असर भी देखने को मिला। तमाम जगहों से स्पीकर उतारे गए, आवाज कम कर दी गई। यूपी महाराष्ट्र की तरह ही मई 2024 में मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के नियम बनाए गए, जिसके मुताबिक इंदौर प्रशासन ने 258 पूजा स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतारे। भोपाल में 96 लाउड स्पीकर हटा दिए गए। लाउड स्पीकर पर इतना तनाव हुआ तो उसके पीछे सियासत भी थी, और अब एक बार फिर उसी सियासत में लाउड स्पीकर ऑफ करने के लिए राज ठाकरे हुंकार भर रहे हैं। राज ठाकरे ने तो बोल दिया, लेकिन नियम क्या कहते हैं आपको ये भी बता देते हैं। नियम पता होने का सीधा फायदा किसी भी तरह की मुश्किल से बचाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम तय किए हैं। धार्मिक स्थल हो या कोई दूसरी जगह हो, ये नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके मुताबिक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अथॉरिटी की परमिशन यानी इजाजत जरूरी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन सीपीसीबी की तरफ से तय किए गए इन नियमों में कुछ अपवाद भी है। कई जगह ढील की गुंजाइश भी छोड़ी गई है। कई मौकों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इनका इस्तेमाल बंद परिसर जैसे ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल में किया जाए। यानी जिन जगहों की आवाज बाहर नहीं जाती, जिनके शोर से दूसरे लोग परेशान नहीं होते हैं, वहां अनुमति दी गई है। धार्मिक उत्सवों के दौरान भी रात 10 बजे से रात 12 बजे तक के बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि एक कैलेंडर वर्ष में इस तरह के मौकों की संख्या 15 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके के तमाम नियमों के बाद इनका पालन हो रहा है। समय समय पर इनका उल्लंघन होता है और इसी को लेकर राजनीति भी। बढ़ते हैं आगे। कैसे ट्रंप भारतवंशियों के दम पर अपनी नई सरकार चलाना चाहते हैं? कौन वो भारतवंशी है जिनकी अमेरिकी सरकार में हिस्सेदारी आने से भारत के पड़ोसियों की भी नींद उड़ गई है? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए स्पेशल शो ट्रंप की टीम इंडिया। Big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan.
the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन गए हैं, लेकिन उनकी इस जीत के पीछे ऐसे भारतवंशियों की ताकत है जिनके बगैर अमेरिका के नए राष्ट्रपति एक कदम भी आगे नहीं चल सकते थे। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपनी नई टीम भी चुनना शुरू कर चुके हैं और इस टीम में भारतीय मूल के वो नेता शामिल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत दिलाई। खास बात यह भी है कि अमेरिका में इस बार समोसा कॉकस की संख्या भी बढ़ गई है और यही वजह है कि भारत के पड़ोसियों को भी अब भारतवंशियों की ताकत खटक रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम इंडिया में कौन कौन हो सकते हैं, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। Elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को हिंदुओं और भारतीयों का बहुत बड़ा प्रशंसक मानते आए हैं। वो इसकी गारंटी पहले भी दे चुके हैं। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम इंडिया के दम पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर लौटे हैं। उन्हें भरोसा है कि अगर दुनिया जीतनी है तो भारतीयों का दिल जीतना जरूरी होगा। The Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. इसलिए उनकी टीम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे भारतवंशी हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप इतना भरोसा करते हैं कि अब सत्ता की बागडोर आने के बाद उनके बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर हिंदुओं और भारतीयों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए दिखाई दिए हैं और अब भी कई ऐसे नाम हैं जो ट्रंप सरकार में बड़े पद हासिल कर सकते हैं। इनमें कश्यप पटेल, विवेक रामास्वामी, निकी हाली, तुलसी गबार्ड ऐसे नाम हैं जो ट्रंप सरकार में सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। कश्यप पटेल उर्फ कैश पटेल वो भारतवंशी हैं जिनका नाम ट्रंप सरकार में सुरक्षा से जुड़े पदों में सबसे पहले सामने आ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कैश पटेल को CIA जैसी एजेंसी के टॉप पोजीशन पर डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है। कैश पटेल की जड़ें गुजरात के वडोदरा से जुड़ी हुई हैं। आपको याद दिला दें कि यही वो कश्यप पटेल हैं जिन्होंने भारत में अयोध्या धाम में बने राम मंदिर के लिए आवाज बुलंद की थी। उन्होंने विदेशी मीडिया पर तंज कसते हुए कहा था, मीडिया ने अयोध्या के 50 सालों की बात की जबकि हिंदू मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है और मीडिया वो बताने से बची ताकि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके। जबकि विवेक कुमारस्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप के खातिर खुद को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर कर लिया था। Of November 5th, when we send Donald J. Trump back to the White House as your 47th president and commander-in-chief. इसी तरह महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाली निकी हाली ट्रंप के समर्थन में खुलकर आई हैं। Donald Trump has my strong endorsement, period. अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रह चुकी तुलसी गबार्ड भी ट्रंप की टीम का अहम हिस्सा बन सकती है। हालांकि 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स का रास्ता चुना था, लेकिन वो ट्रंप आज भी उन पर भरोसा करते हैं। Join me in welcoming Donald J. Trump. USA, USA. USA. आपको बता दें कि खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान अलग अलग रैलियों में तुलसी गबार्ड का नाम लेने से नहीं चूके। अब आपको उन भारतवंशियों की बात बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीते।
ये वो 6 भारतीय मूल के अमेरिकी नेता हैं जिन्हें अमेरिकी कांग्रेस का सांसद बनने में सफलता मिली है। इनमें सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया सीट जीती है। इनके अलावा कैलिफोर्निया से अमी बेरा, इलिनॉय से राजा कृष्णमूर्ति, कैलिफोर्निया से रो खन्ना, वॉशिंगटन से प्रमिला जयपाल और मिशिगन से श्री थानेदार सांसद बनने में सफल रहे हैं। सुहास सुब्रमण्यम आस्था से हिंदू हैं और देश भर में भारतीय अमेरिकियों के बीच लोकप्रिय। वो कांग्रेस में समोसा कॉकस में नए शामिल हुए हैं, जबकि रो खन्ना 5वीं बार कांग्रेस में लौटे हैं। उनका भारत के पंजाब की धरती से पुराना नाता है, जबकि श्री थानेदार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की लड़ाई अमेरिका में रहकर लड़ रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर भी उन्होंने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि समोसा कॉकस अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय अमेरिकी मूल के अमेरिकियों के एक अनौपचारिक समूह को दिया गया नाम है। देखना यह है कि अमेरिका के चुनाव में जीते भारतवंशियों में और किस किस को ट्रंप मौका दे सकते हैं। ट्रंप कैंपेन में जिन्होंने काम करा है, काफी लोग जिनको मैं जानता भी हूँ अच्छे से, राइट, वो भी कुछ होप कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं इंडियन अमेरिकन जिन्होंने अच्छा पैसा डोनेट करा है, बिजनेसमैन है पर पैसा डोनेट भी करा है, या प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी ट्रंप सरकार रखती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंडियन अमेरिकन को कहीं का एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो इस तरह से ट्रंप सरकार में भी हम रवैया देखेंगे। भारत भी उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका में भारतीय मूल के नेता आने वाले दिनों में इंडो अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के कई पड़ोसी गमजदा हैं, क्योंकि ये सब मोदी और ट्रंप की दोस्ती वाली केमिस्ट्री पहले भी देख चुके हैं। खासकर पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं और चीन को चक्कर आने लगे हैं, क्योंकि एक बार फिर नई ट्रेड वॉर छिड़ सकती है। दूसरी ओर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले बांग्लादेश को भी ट्रंप नए सिरे से चेतावनी दे सकते हैं। क्या है इनके दुखों की नई वजह? हमारी एक और स्पेशल रिपोर्ट। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव क्या जीता? भारत के पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. चालबाज चीन सदमे में है तो आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के लोग दबी जुबान से ही सही, मगर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कहीं ट्रंप उनकी कंगाली के कटोरे को और बड़ा न कर दे। इन्हें इस बात का भी डर है कि अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप टेंशन भी दे सकते हैं। पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त भारत के लिए कहीं ज्यादा है। वैसे इस सवाल के जवाब पाकिस्तानियों पर गोलमोल है। पाकिस्तानियों की तकलीफ ये भी है कि ट्रंप उनके भविष्य को अंधकार में न ला दे, इसलिए मिन्नत कर रहे हैं कि काश ट्रंप उन्हें टारगेट न करे। कुछ इसी तरह से हमारा पड़ोसी चीन भी मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री को देख परेशान दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग को डर सता रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर न छेड़ दे, क्योंकि इससे चीन के बाजारों पर बुरा असर पड़ सकता है और चीन के लिए नई मुसीबत पहाड़ बनकर टूट सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।